एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे अशोक के शिलालेख और अभिलेख। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। ये आज उसका पार्ट 2 और अंतिम क्लास है। पिछले क्लास में हमने अशोक के अभिलेखों को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 कैटेगरी में बांटा था। शिलालेख, और ये जो शिलालेख थे चतुर्दश शिलालेख, ठीक है, जो 8 स्थानों से मिले थे, इसको हम लोग पूरी तरह से देख लिए हैं। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जा कर के इसे देख लेंगे, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। आज हम लोग बात करेंगे स्तंभ लेख की, ठीक है। तो स्तंभ लेख क्या थे? तो उस ज़माने में जो मंदिर होते थे या जो विशेष करके स्तूप होते थे, उनके जो खंभे होते थे, ठीक है, इस तरह से खंभे होते थे। तो ये खंभे की दीवारों पर कुछ लेख राजा लोग अंकित करवा देते थे पिलर्स पर, यानी स्तंभों पर लिखे होने के कारण इनको स्तंभ लेख कहा जाता है, ठीक है। स्तंभ लेख जो हैं, स्तंभ लेखों की संख्या 7 है और ये कुल 6 स्थानों से मिले हैं, ठीक है। यानी कोई एक स्थान है जहाँ से 2 स्तंभ लेख मिले हैं। क्लियर है? अभी हम लोग स्तंभ लेख पर बात करेंगे, उसके बाद में हम गुहा लेख पर बात करेंगे, और उसके बाद में एक ट्रिक बताऊंगा कि जो अशोक के अभिलेख है वो भाषाओं में किस में है ना, कौन सी लिपियों में है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर बातचीत करेंगे। तो ये जो सबसे पहली बात है कि स्तंभ लेख जो है ये 7 है और 6 स्थानों से मिले हैं। तो सबसे पहले ये 6 स्थानों का नाम है, बहुत आसान है, इसे आराम से याद कर सकते हैं हम लोग, इसके लिए कोई ट्रिक यूज नहीं करेंगे। तो पहला जो है ये है कौशाम्बी इलाहाबाद स्तंभ लेख, ठीक है। ये कौशाम्बी इलाहाबाद कहाँ है? तो ये कौशाम्बी इलाहाबाद जो है ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। दूसरा है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, इसके आगे स्तंभ लेख नहीं लिखा है, सब में आपको स्तंभ लेख जोड़ लेना है। तो ये दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, इसके बारे में मैं बात करूंगा। ये जो है, अच्छा चलिए इस पे बात करते हैं, पहले एक बार नाम देख लेते हैं। फिर है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, फिर है लौरिया अरराज स्तंभ लेख, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। ये दिल्ली मेरठ जो है ये अभी दिल्ली में है, दिल्ली टोपरा ये भी दिल्ली में है, लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़ और ये रामपुरवा, ठीक है। तो ये तीनों जो है ये चंपारण बिहार में स्थित है, ठीक है। तो ये तीनों जो है ये बिहार में है, ये दोनों जो है ये दोनों दिल्ली में है, ठीक है, और ये इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अभी हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब सबसे पहला मामला ये आ रहा है कि ये 6 स्थान है और स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, तो कहाँ पर से 2 मिला है? तो ये 2 मिला है जो, ये आपको याद रखना है, ये पहले वाला जो है ये इलाहाबाद कौशाम्बी अभिलेख जो है, सॉरी स्तंभ लेख जो है यहाँ से 2 मिले हैं और बाकी सभी जगह से 1, तो 7 की गिनती पूरी हो गई। अब एक एक करके हम लोग बात करते हैं इस पर क्या प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला कौशाम्बी इलाहाबाद स्तंभ लेख। तो ये कौशाम्बी इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है ये मूल रूप से पहले कौशाम्बी में था। कहाँ पर था? तो ये मूल रूप से था कौशाम्बी में, ठीक है। इसको कौशाम्बी से इलाहाबाद किसने लाया? तो इसको कौशाम्बी से इलाहाबाद लाने वाला जो शासक था ये मुगल बादशाह अकबर था। अकबर ने जब इलाहाबाद में अपना महल बनाया तो कौशाम्बी के पिलर को उठा करके ये ले करके आया इलाहाबाद और इलाहाबाद में लगा दिया, ठीक है। अब दूसरा मामला यहाँ पर ये है कि ये 2 हैं, ठीक है। ये जो कौशाम्बी अभिलेख है ये कितने हैं? 2 हैं, 1 नंबर और 2 नंबर। तो पहले में क्या है और दूसरे में क्या है? तो ये पहला वाला जो है ये अशोक का ही है, ठीक है, ये अशोक का है। इसमें अशोक लिखवाते हैं, इसमें अशोक ने लिखा है कि यदि कोई महिला बौद्ध भिक्षुनी भिक्षु संघों के नियमों का अनुपालन नहीं करती है तो उसे श्वेत वस्त्र पहनाकर संघ से निष्कासित कर दिया जाएगा। क्लियर है? यानी कि अशोक ने इसमें लिखा है कि अगर कोई महिला भिक्षुनी भिक्षु संघ के नियमों का पालन नहीं करती है तो उसे सफ़ेद कपड़ा पहना करके संघ से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला जो है ये दूसरा वाला याद रखिएगा, कोड याद करने में आपको काम आएगा। इसको रानी अभिलेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसको रानी अभिलेख कहा जाता है क्योंकि इसमें अशोक की पत्नी कारुवाकी, ठीक है, इसमें उल्लेख है कि अशोक की पत्नी कारुवाकी ने बौद्ध संघों को कुछ धन या जमीन जो है ये दान में दी थी, इसीलिए इसको रानी अभिलेख के नाम से जाना जाता है। इसी अभिलेख में रानी कारुवाकी के साथ साथ उसके पुत्र कारुवाकी और अशोक के पुत्र तीवर का उल्लेख है। ये क्वेश्चन भी बराबर बन जाता है कि अभिलेखों में अशोक की किस पत्नी और पुत्र के नाम का उल्लेख है। तो अशोक की एक पत्नी कारुवाकी और तीवर का ही अभिलेखों में उल्लेख है और किसी भी पत्नी या पुत्र का उल्लेख इसमें नहीं है,
ठीक है। अब कौशाम्बी अभिलेख के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात जान लीजिए कि ये जो कौशाम्बी अभिलेख है, इस कौशाम्बी अभिलेख में एक साथ 3 शासकों के लेख अंकित है। ठीक है, कौन? तो पहला तो अशोक का लिखा ही हुआ है। ठीक है, अशोक के बाद जब गुप्त काल आएगा तो एक गुप्त शासक होगा समुद्रगुप्त। ठीक है, ये समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति आप पढ़ते हैं, है ना, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, ये प्रयाग प्रशस्ति कुछ और नहीं है, इसी कौशाम्बी अभिलेख पर समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान लिखवा दिए हैं, जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के भी हो गए। उसके बाद तीसरा, जब अकबर इसको लेकर के आया कहाँ, इलाहाबाद, तो अकबर के बाद अकबर का पुत्र हुआ जहांगीर। ठीक है, तो जहांगीर ने भी इसमें कुछ लेख अंकित करवा दिए। ठीक है, यानी कि इस तरह से ये पिलर है जिसमें शुरू में कुछ अशोक ने लिखवाए थे, जगह बचा हुआ था तो इसमें समुद्रगुप्त ने भी लिखवा दिए, और कुछ जगह था तो इसमें जहांगीर ने भी लिखवा दिए। तो ये जो कौशाम्बी अभिलेख है, इस कौशाम्बी, अशोक के कौशाम्बी अभिलेख पर अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर 3 शासकों के लेख जो है एक साथ अंकित हैं। समझ में आ गया यहाँ पर। अब आइए चलेंगे दिल्ली मेरठ अभिलेख पर। ठीक है, तो दिल्ली मेरठ अभिलेख में क्या है, तो देखिए दिल्ली मेरठ अभिलेख जो है ये बेसिकली मेरठ में था। ठीक है, ये मेरठ में था। मेरठ कहाँ पर है आपका, तो मेरठ आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और दिल्ली टोपरा जो है, ये जो दूसरा तीसरा वाला है दिल्ली टोपरा, तो ये टोपरा कहाँ पर था, तो ये हरियाणा में था। ठीक है, HR में था हरियाणा, और ये कहाँ था, UP में था। ठीक है, तो इन दोनों अभिलेखों को, है ना, इन दोनों अभिलेखों को उठा करके दिल्ली लाया। ठीक है, किसने दिल्ली लाया, तो इसको दिल्ली लाने वाला तुगलक वंश का शासक था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। ये क्वेश्चन बराबर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखना है कि अशोक के मेरठ और टोपरा अभिलेखों को, दोनों को उठाकर दिल्ली लाने वाला शासक जो था ये तुगलक वंश का शासक था, और नाम था इसका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और दूसरा मामला यहाँ पर एक और बनता है कि ये जो आप मेरठ अभिलेख देख रहे हैं, ठीक है, मेरठ अभिलेख देख रहे हैं, ठीक है, तो अशोक के जो अभिलेखों की खोज हुई है, इस अभिलेखों की खोज में सबसे पहले ट्राइफेंथलर ने 1750 में जिस अभिलेख को खोजा था वो यही था, दिल्ली मेरठ अभिलेख। ठीक है, ये मैं पिछले क्लास में डिस्कशन कर चुका हूँ, अगर आपने उसको देखा है तो आपको ये समझ में आ रही होगी बात। तो अशोक के जो दिल्ली मेरठ अभिलेख है, इसको 1750 में ट्राइफेंथलर ने खोजा था। ठीक है, अब इसके बाद जो ये 3 अभिलेख बचते हैं, लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये तीनों जो अभिलेख है ये कहाँ पर है, तो ये तीनों बिहार में स्थित है। बिहार में एक जगह है चंपारण, तो चंपारण में ये सभी स्थित हैं। ठीक है, अब इनसे जो मामला बनेगा प्रश्न, वो बनता है लौरिया अरराज से। ये जो लौरिया अरराज पिलर है, ठीक है, ये लौरिया अरराज का जो स्तंभ लेख है, इस स्तंभ लेख का ऊपरी भाग, ये जो ऊपरी हिस्सा है ये कमल के आकार का है। ठीक है, अभी मैं कमल ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, तो ये कमल के आकार का है। ठीक है, इसको याद रखना है, किसका, तो इस लौरिया अरराज का। तो लौरिया अरराज का ऊपरी हिस्सा जो है ये कमल के आकार का है, साथ ही साथ इसमें उत्तर की दिशा में, ठीक है, उत्तर की दिशा में फेस करके बैठे हुए एक शेर की आकृति है। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर की दिशा में कमल है और कमल के ऊपर उत्तर की दिशा में फेस किए हुए शेर की आकृति है। शेर का फेस किस दिशा में है, तो ये भी याद रखना है, ये किस दिशा में है, उत्तर की दिशा में है। ठीक है, इसके अलावा लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा से वैसे कोई प्रश्न बनते नहीं हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया स्तंभ लेख। अब बढ़ते हैं हम लोग गुहा लेख की तरफ। ठीक है, गुहा लेख जो है ये 3 है। ठीक है, गुहा लेख की संख्या कितनी है मैंने बताया था पिछले क्लास में भी, फिर से हम लोग बात कर लेते हैं। तो गुहा लेख जो है इनकी संख्या है 3, और ये जिस स्थान से मिला है वो स्थान है 1। में 1 लिख रहा हूँ, कहीं कहीं 3 भी लिखता है, अभी आप समझ जाएंगे क्यों। तो आइए बात कर लेते हैं गुहा लेख की। ठीक है, तो ये जो गुहा लेख है, गुहा लेख क्या होते थे, तो अशोक ने जो उस काल में कुछ गुफाएं बनाई थी पहाड़ों को काटकर, और उन गुफाओं के भीतरी भाग में भी कुछ लेख अंकित थे, उसी को गुहा लेख कहते हैं। ठीक है, तो ये गुहा लेख है कहाँ पर, तो बिहार में एक जगह है गया। ठीक है,
गया में एक पहाड़ी है जिसका नाम है बराबर पहाड़ी। ठीक है, इस बराबर पहाड़ी में, है ना, अशोक ने आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए, किसके लिए? अशोक बौद्ध था लेकिन बौद्ध के लिए नहीं, आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए ये बराबर पहाड़ी को काट करके 3 गुफाओं का निर्माण किया। ठीक है, ये 3 गुफाएं बनवाई। ठीक है, और इसी 3 गुफाओं के भीतरी भाग पे जो लिखा हुआ है उसी को गुहा लेक कहते हैं। तो इसमें मुद्दे की बात पहले इतना समझते हैं, फिर 3 पहाड़ी के नाम पे आते हैं। तो गुहा लेक क्या है? तो गुहा लेक अशोक ने बनवाया है कहाँ पर? तो बिहार में गया की बराबर पहाड़ी पर आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए गुफाओं को काट करके 3 गुफाओं को बनाया है। अब चूंकि ये गया में स्थित है इसीलिए मैंने स्थान 1 मेंशन किया है, लेकिन बराबर पहाड़ी में 3 अलग अलग स्थानों पर है, तो कहीं पर स्थान 3 भी लिख सकता है, लेकिन गया में एक ही जगह है इसीलिए मैंने इसको एक ही लिखा है। ठीक है, अब ये जो 3 गुफाएं हैं, इन 3 गुफाओं का नाम आपको याद करना है, बहुत आसान है, तो आप याद कर लीजिएगा। महाभारत वाला कर्ण आपको याद होगा। ठीक है, उसके बाद आपको कृष्ण के मित्र सुदामा याद होंगे। तो कर्ण और सुदामा कहाँ रहते थे? तो ये लोग उस जमाने में रहते थे झोपड़ी में। तो ये हो गए 3 गुफा के नाम, है ना, कर्ण गुफा, सुदामा गुफा, और इसके आगे जोड़ना है विश्व झोपड़ी। ठीक है, तो ये हो गया कर्ण गुफा, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी। ये 3 गुफाएं अशोक ने बनवाई हैं और इसी के अंदर में जो लेक है उसी को हम लोग कहते हैं गुहा लेक। बस इसमें इतना ही है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब आइए चैप्टर के लास्ट पड़ाव में पहुंचते हैं और देखते हैं अशोक के अभिलेखों की भाषा। ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों की भाषा को याद करना कि कौन सा अभिलेख कहाँ है बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसके माध्यम से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अशोक के जितने भी अभिलेख हैं ये सभी अभिलेख एक ही भाषा में है जिसका नाम है प्राकृत। ठीक है, और ये जो है इसमें 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है। पहली लिपि का नाम है ब्राह्मी, दूसरी लिपि का नाम है खरोष्ठी, तीसरी लिपि का नाम है ग्रीक और चौथी का नाम है अरमाइक। ठीक है, तो भारतीय क्षेत्र से जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है, भारतीय क्षेत्र से, उसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान क्षेत्र से जितने अभिलेख मिले हैं, ठीक है, 2 ही मिले हैं आपको पता है, तो इसमें खरोष्ठी लिपि है। ठीक है, अब आइए जो अभिलेख अफगानिस्तान, ईरान और इराक वाले क्षेत्र से मिले हैं, ठीक है, उसकी भाषा ग्रीक है, और जो तक्षशिला क्षेत्र से जो मिले हैं उसमें अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ग्रीक और अरमाइक वाले बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ब्राह्मी और खरोष्ठी वाले महत्वपूर्ण है। ब्राह्मी को बताने से पहले मैं आपको एक बता देता हूँ बात, ये जो ब्राह्मी लिपि है ये बाएं से दाएं की ओर, ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं इसी तरह लिपी जाती थी, और जो खरोष्ठी लिपि है ये दाहिने से बाएं की तरफ, यानी जिस तरह से उर्दू लिखी जाती है उस तरह से लिखी जाती थी। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं कि ये भारत वाला बाएं से दाहिने जो लिखते हैं हम लोग इस तरह से इधर, वो ब्राह्मी लिपि भारत में चलती थी, और इस तरह से जो दाहिने से बाएं लिखते हैं वो चलती थी आपका पाकिस्तान में। ठीक है, तो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि वाले को समझने के लिए कोड हम लोग बनाते हैं। इसके लिए कोड है आपका ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा का आप नाम सुने हैं ना, तो ब्रह्मा लिख लीजिए पहले, ब्रह्मा जो सोए, ब्रह्मा जो सोए उसे धोखा, खा के जगह का कर लीजिए, धोखा देगा, जो सोएगा उसको ब्रह्मा धोखा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रह्मा से हो जाएगा आपका ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ब्रह्मा से हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, जो से हो जाएगा जोगढ़, ये सब आपको पता चल रहा होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं, सो से हो जाएगा सोपारा, ए से हो जाएगा एरगुडी,
उसे से कुछ नहीं, धो से हो जाएगा धौली, और का से क्या होगा बताइए आप लोग, का से हो जाएगा कालसी, और देगा से कुछ नहीं। ठीक है, तो कोड हो गया आपका ब्रह्मा जो सोए उसे धोखा देगा। ठीक है, तो ये आराम से आपको याद हो जाएगा। और साथ ही साथ एक बात और याद रखिए, जो अभिलेख यहाँ पर नहीं है ना, और भारतीय क्षेत्र से मिले हैं वो भी ब्राह्मी लिपि के ही होंगे। ठीक है, पाकिस्तान वाले 2 हैं, इसको भी याद करने के लिए आप एक कोड याद रख लीजिए, इसमें याद रख लीजिए खामा साहब। ऐसे आपको इसी कोड की जरूरत नहीं है, 2 ही है जो पाकिस्तान से मिले हैं। ठीक है ना, तो ख से हो जाएगा आपका खरोष्ठी लिपि, मां से हो जाएगा मान सेहरा, और साहब से क्या हो जाएगा शाहबाज गढ़ी, शाहबाज गढ़ी। ये 2 पाकिस्तान से मिले हैं, हो जाएगा आसानी से। अब इराक, ईरान, अफगानिस्तान से जो मिले हैं उनकी भाषा ग्रीक होगी, और तक्षशिला से जो मिला है उसकी भाषा अरमानी होगी। ठीक है, तो इसको बनाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आपको जगह अगर याद रहेगा तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। मामला खत्म। लास्ट में मैं एक पॉइंट आपको बता देता हूँ कि अशोक का एक अभिलेख है शेरकुना अभिलेख। ठीक है, जो अफगानिस्तान से मिला है। अशोक का एक अभिलेख का नाम याद रखिए, शेरकुना अभिलेख। ठीक है, ये जो अभिलेख है ये द्विभाषिक है, दैट मीन्स ये 2 भाषाओं में है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक का कौन सा अभिलेख जो है ये द्विभाषिक है, तो याद रखना है कि शेरकुना अभिलेख जो है ये द्विभाषिक है। अब द्विभाषिक है तो 2 भाषाएं होंगी, तो ये 2 भाषाएं कौन कौन सी है, तो शेरकुना अभिलेख मिल रहा है आपका अफगानिस्तान से, और द्विभाषिक है तो दैट मीन्स यहाँ पे 2 भाषाओं में प्रयोग होगा, एक ग्रीक तो होगा ही होगा, ग्रीक के साथ साथ में यहाँ पर अरमाई है, ब्राह्मी और खरोष्ठी नहीं है, याद रखिएगा। तो कौन कौन सी 2 भाषाएं होंगी इसमें, ग्रीक और अरमाइक। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से कभी कभी लॉजिक अप्लाई करके भी आपको आंसर करने पड़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं पर हम लोग एंड करते हैं, और आशा करता हूँ कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी तरह की। इसे आप लोग वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देख लीजिए। मैंने थोड़ा सा स्पीड कर दिया है वीडियो को, ज़्यादा समय नहीं लगाया इसको बनाने में, क्योंकि लगाने पर लंबा ज़्यादा हो जाता वीडियो। तो आप लोगों को जहाँ समझ में नहीं है वीडियो को रोक करके रिवर्स करके फिर से आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में प्राचीन भारत के अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।